नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं पहले आपको 2 मिनट पीछे का रिवाइज करा दूं। जिनका भी कल का लास्ट क्लास मिस हो गया है वो लोग अभी देख लें थोड़ा अच्छे से। ठीक है, हाँ कल किसका डाउट रह गया था? कोई एक बच्चे ने बोला था कि सर ये आप जो बताया था कर्व, ये मुझे समझ नहीं आया था। तो जिसको समझ नहीं आया था आप एक बार बता दो किसका डाउट रह गया था, तो मैं भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लास्ट क्लास, ये तो लास्ट टू लास्ट क्लास का था जो हम लोगों ने देखा था पीईडी जब 0 होगा। ठीक है, जब पीईडी की वैल्यू 0 और 1 होगी तो वो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि जब आपका E11 क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि जब E11 आपका 0 और 1 के बीच में होता है तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे E11 अगर आपका 0 और 1 के बीच में है, बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि E11 क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यहाँ पे जो 1 लिखा रहता है ना, ये हमेशा डिमांड से रिलेटेड होता है, डिमांड। और यहाँ पे जो 1 लिखा रहता है, ये अगर 1 है तो इट्स ओन प्राइस। अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा जो आज हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्राइस, दूसरे के प्राइस चेंज होने पे, एसेंशियल गुड्स। हाँ, ये E11 वेरी गुड, जिसने बताया एसेंशियल गुड्स और उनका करेक्ट है, एसेंशियल गुड्स। तो E12 जब लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होगा, E11 का क्या मतलब होता है कि चेंज इन डिमांड 1। मतलब कि इस 1 का मतलब होता है कि इस गुड्स के डिमांड में क्या चेंज आएगा जब हम इसी के प्राइस को चेंज करते हैं। E12 का क्या मतलब होगा कि इस गुड्स के डिमांड में क्या चेंज होगा जब हम दूसरे के प्राइस को चेंज करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, दूसरे के प्राइस को चेंज करने से ओरिजिनल प्रोडक्ट के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, तो आज हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर आपका न्यूमरेटर अगर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, तो न्यूमरेटर क्या है आपका, परसेंटेज चेंज इन डिमांड मतलब डेल्टा क्यू। और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब डेल्टा पी। तो अगर 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू होना है तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि ये आपका जो डेल्टा पी होगा वो ग्रेटर होगा डेल्टा क्यू से। और ये किस गुड्स में होता है, तो ये वैसे गुड्स में होता है जो, बताओ आप लोग बताओ, अभी एक स्टूडेंट ने बताया है कैसे गुड्स में होता है। सिर्फ एक ने बताया, एआई ने बताया है। एसेंशियल गुड्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था ये एसेंशियल गुड्स जो आपके डे टू डे रिक्वायरमेंट से जो मीट करता है। ये इस ये सारे गुड्स जो होते हैं ना, जो कि आपका डे टू डे रिक्वायरमेंट्स मीट करता है, ये आप, इनका जो डिमांड होता है ना। करना जरा बात विच तो प्लीज, आज जे ना बात पूछत माइनस प्लीज क्या माइक कर ऑफ करें, प्लीज माइक ऑफ करें। सर रिकॉर्डिंग ये खराब हो जाएगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग सही बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। जिनका भी माइक ऑन रहेगा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा, मुझे भी डिस्टरबेंस हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे बढ़ा रहा था, प्लीज माइक ऑफ कर लें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों को शुरू में बोल देता हूँ। ठीक है, ये एसेंशियल गुड्स होता है। एसेंशियल गुड्स क्या होता है, जो आपके डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, वो सब एसेंशियल गुड्स होता है। तो एसेंशियल गुड्स के केस में डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। जब भी E11 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक। और इसमें जो स्लोप बनता है वो कैसा होता है, तो ये स्लोप होता है जिसको आप बोलते हैं स्टीप स्लोप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक क्या था कि जब पीडी E11 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 कब होगी, जब चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस आपस में इक्वल होगा। तो मतलब डेल्टा क्यू और डेल्टा पी आपस में इक्वल होगा, तो ये बोलते हैं आप यूनिट इलास्टिक। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था इलास्टिक। इलास्टिक के केस में हम लोगों ने क्या बताया था कि जब आपका इलास्टिक होगा तो जो E11 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। E11 की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा वैल्यू कब हो सकता है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपका न्यूमरेटर है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका डिनोमिनेटर है। तो जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो और जब आपका डिनोमिनेटर छोटा हो तो डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी। जब ये कंडीशन होगा तो ये कंडीशन क्या होता है, इलास्टिक। और ये किस केस में होता है, तो ये लग्जीरियस गुड्स के केस में होता है, जहाँ पे लग्जरी आता है ना, सब लग्जरियस गुड्स के केस में होता है। ये हम लोगों ने देख लिया था। इसके रिलेटेड हम लोगों ने क्या देखा था, स्लोप कैसा होगा, तो स्लोप आपका जेंटल स्लोप होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि जब डिमांड आपका बढ़ते रहता है, चेंज होते रहता है। वंस अगेन कौन सा वाला, वंस अगेन इलास्टिक वाला, इलास्टिक वाला नहीं समझ आया, ओके ठीक है। इलास्टिक वाला, इलास्टिक, इलास्टिक कब होगा, जब E11 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तब ये इसको बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कब होगा, जब 1 से बड़ा वैल्यू कब अटेन करेगा, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये ग्रेटर देन 1 होना है। तो ये कब होगा, जब ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा और ये वैल्यू आपका छोटा होगा। तो ये वैल्यू बड़ा होगा मतलब कि डेल्टा क्यू बड़ा होना चाहिए और परसेंटेज चेंज इन प्राइस छोटा होना चाहिए, तो डेल्टा पी छोटा होना चाहिए। तो जब डेल्टा क्यू बड़ा है और डेल्टा पी छोटा है तब ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ा है। और इलास्टिक कब होगा, जब कौन से गुड्स में होता है, तो जो लग्जरी वाले गुड्स होते हैं जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कार, मोटर बाइक, जो भी आप बोलो, जो भी, इन विच गुड्स देयर विल बी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। सर बताया तो, जब लग्जरी गुड्स होंगे तो इसमें जो डिमांड होगा वो क्या होगा, इलास्टिक। जब आपके एसेंशियल गुड्स होंगे जो आपके डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, जब ये वाले गुड्स होंगे तो इस केस में डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक। यही दो चीज तो आपको समझना है, डिमांड इलास्टिक और इन इलास्टिक, जब 0 और 1 के बीच में वैल्यू हो और या 1 से ग्रेटर वैल्यू हो। ठीक है सर, हाउ इन लग्जरी गुड्स इट इज इलास्टिक, लग्जरी गुड्स में इलास्टिक कैसे होता है। ठीक है, जैसे लग्जरी गुड्स में इलास्टिक कैसे होता है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे आपका प्राइस थोड़ा भी चेंज होता है तो आप उस चीज का डिमांड जो होता है ना, वो डिमांड ज्यादा चेंज होता है। और जो एसेंशियल गुड्स होता है ना, उसमें अगर प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज होता है ना, तो आपका डिमांड थोड़ा सा चेंज होता है। अभी हम लोग ना इनकम इलास्टिक देखेंगे ना, तो उसमें मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी इनकम इलास्टिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ना, सेम इसी बेसिस पे चलता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि जब डिमांड आपका बढ़ता रहे, सर माई क्वेरी विच आई सेंड ऑन योर व्हाट्सएप, मसूक अहमद। हाँ, क्या क्या भेजा था आपने व्हाट्सएप पे, आप एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे। क्या आपने बोला कोई कर्व आप बता रहे थे कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया है, मोनोपोली कर्व के बारे में आप बता रहे थे, आपने ही भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे। हाँ, ओके। इंफीरियर गुड्स किस में आता है, ये अभी मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको इंफीरियर गुड्स किस में आता है। इनकम इलास्टिसिटी के केस में आएगा इंफीरियर गुड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप जो मुझे मोनोपोली कर पढ़ाने को बोल रहे हो, आप ये बताओ कि अभी इस टॉपिक में मैं बीच में कहाँ से उसको इंक्लूड करूँ। हो सकता है कि आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड हो, आपको समझ आ जाएगा। मोनोपोली के साथ साथ मुझे ओलिगोपोली भी पढ़ाना होगा, मुझे परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ाना होगा। तो ये सब मैं अभी कैसे इंक्लूड करूंगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आएगा। तो जब इनका टाइम आएगा तो उस टाइम पे मैं इसे इंक्लूड वो कर तो लूंगा। मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ना है ना सर हमने। हाँ, तो मार्केट स्ट्रक्चर अभी मैंने कहाँ पढ़ाया है, वो तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, उसमें बता दूंगा। अभी यहाँ पे तो बहुत वही ना स्टूडेंट्स हैं। सर, मार्केट तो अलग से टॉपिक है, ये तो प्राइस इलास्टिसिटी चल रहा है इसमें, वहाँ वो मोनोपोली कहाँ से आएगा सर। वही तो आप ही बोल रहे हो ना मुझे पढ़ाने के लिए। और सर मैंने कहाँ बोला ये कोई ऐसे बोल रहा है। वही तो मैं अब बोल रहा इसमें हूँ। सर बेसिक लेके चलना है ना अब। मैं वही तो मतलब बेसिक इसमें लेके अब चल रहा जैसे हूँ। मैं एक हाँ हाँ, आप ठीक पढ़ा रहे हो सर। आप में ये जो बीच में बोल मोनोपोली, तो ये तो मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक है, ये कहाँ से आएगा यहाँ पे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये
अभी मैं कैसे पढ़ा दूं उसको बीच में, ये मोनोपोली ओलिगोपोली ये सब, अभी इसमें कितना सारा इंडिफरेंस कर्व वगैरह सब पढ़ना होगा। अब मुझे बीच बीच में मैसेज कर रहे हैं कि सर ये वाला, हाँ सर, तो नहीं सर, इसलिए आप ठीक चल रहे हो सर, आप इसलिए पढ़ाओ मुझे जैसा है। मेरे तरीके से पढ़ाने दो। ये अगर बहुत आपको अच्छा है सर। मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ नहीं आप सर, लोगों को। हाँ, बहुत अच्छा है हाँ, सर, बहुत अच्छा। मैं सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर करके चल रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे पढ़ाने दो। मैंने जब बोला है कि मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा तो मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे पास ही मैसेज आ रहे हैं कि सर ये वाला नहीं करो वो वाला नहीं करो। भैया मैं आपको सब बता दूंगा, इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स, क्यों परेशान हो रहे हो। चलिए अब मुझे पढ़ाने दो आप लोग, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपका परफेक्टली इलास्टिक क्या हुआ कि जब आपका डिमांड चेंज होता रहेगा बट प्राइस में कोई चेंज ना हो, तो इस चीज को आप बोलते हो परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जो कि फूड ग्रेन्स का एग्जांपल्स होता है। उसके बाद मैंने ये दो क्वेश्चंस कराए थे, ये शायद आप लोगों ने घर पे किया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, मैंने इसको क्लास में भी कराया था। उसके बाद मैंने ये कर्व आप लोगों को बताया था। इस कर्व में किसी को प्रॉब्लम रह गया है क्या? क्योंकि एक दो क्वेरी मेरे पास ऐसा आया कि सर ये वाला जो आपने कर्व बताया ये मुझे समझ नहीं आया। किसका किसका डाउट है इस कर्व में? किसी का डाउट है क्या? क्या सबका डाउट क्लियर हो गया है? किसी का डाउट नहीं है? ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जब सर रिपीट, ओके ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये वाला कर्व क्या बता रहा है आपको? आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि एट लोअर प्राइसेस इलास्टिसिटी इज लो एंड एट हायर प्राइसेस इलास्टिसिटी इज हाई। सो अगर हाईएस्ट प्राइस पे इलास्टिसिटी क्या होगा? इन्फिनिटी। और लोएस्ट प्राइस पे इलास्टिसिटी क्या होगा? जीरो। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे जीरो लिखा और यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोएस्ट प्राइस हो गया और यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, इलास्टिसिटी यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। बीच में जो मिड पॉइंट होगा वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगा? 1। ठीक है, तो हम लोग इलास्टिसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लोअर सेगमेंट अपॉन हायर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन हायर सेगमेंट। तो आप देखो कि अगर हमें यहां से यहां तक अगर इलास्टिसिटी कुछ कोई भी इलास्टिसिटी निकालना है, तो सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो यहाँ पे हम इस इलास्टिसिटी को पता है कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सी बी अपॉन सी ए। लोअर सीगमेंट क्या है आपका? सी बी, और अपर सीगमेंट क्या है? सी ए। तो अब आप ये बताएं सी बी बड़ा है कि सी ए बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको पता है कि सी ए बड़ा है और सी बी छोटा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 आएगा ना। यही ये कर्व बता रहा है। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज करिए ई, तो अगर आप यहाँ पे इलास्टिसिटी बताते हैं, हाँ ऑन लेंथ बेसिस, यस, आर्क वही यही तो है, लोअर सीगमेंट अपॉन हायर सीगमेंट, लेंथ बेसिस पे। हाँ वी आर मेजरिंग सेगमेंट्स, यस यस वी आर मेजरिंग सेगमेंट्स। अब यहाँ पे अगर इलास्टिसिटी बताते हैं, सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट ई है, तो अगर यहाँ पे मैं इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? इलास्टिसिटी क्या होगा? लोअर सीगमेंट क्या हो गया? ई बी, और हायर सीगमेंट क्या हो गया? ए ई। तो ई बी अपॉन ए ई करेंगे तो ई बी बड़ा है कि ए ई बड़ा है? तो अब आपको दिख रहा है कि ई बी बड़ा है और ए ई छोटा है, तो ई बी बड़ा और ए ई छोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू ग्रेटर देन 1। ज्योमेट्रिक मेथड है ना सर ये? हाँ हाँ ये ज्योमेट्रिक मेथड ही है, लोअर सीगमेंट अपॉन हायर सीगमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। चलिए आज हम लोग यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं रहा, सबका क्लियर हो गया? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके थैंक यू। आप सब किसी का क्लियर हो गया है, इट्स वंडरफुल। अब हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूं, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि E11 जब आप लिखते हो तो आप इसको क्या बोलते हो? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन जैसे ही आपने E12 लिख दिया, इसको बोलोगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि E11 का क्या मतलब था? चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वन, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइस। लेकिन जैसे ही आपने E12 लिखा, यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वन। यहाँ तक तो सही है क्योंकि E1, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 2, मतलब दूसरे गुड्स के प्राइस चेंज होने पे जो गुड्स, कोई दूसरा गुड्स है तो पहले गुड्स पे क्या इफेक्ट आता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। और ये क्रॉस इलास्टिसिटी आप लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? तो सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट के केस में। सब्स्टिट्यूट के केस में आपने क्या पढ़ा था और कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या पढ़ा था? कि अगर यहाँ पे एक आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट था और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था, तो अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का हम प्राइस बढ़ाते हैं, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो क्या होगा? चेंज होता है ना। तो अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज। ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, तो कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जैसे हम लोगों ने मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स ये देखा था ना। तो मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर यहाँ पे आप कॉर्नफ्लेक्स का दाम इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मिल्क का जो डिमांड है वो क्या होगा? घट जाएगा। तो ये ऑपोजिट चलता है और ये सेम चलता है, इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा और डिक्रीज होने पे डिक्रीज। और ये कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है कि ऑपोजिट चलता है, ये देखा था, ठीक है। तो फिर E12 क्या लिखते हैं? E12 भी फिर ऐसे ही होता है जैसे हम लोगों ने E11 पढ़ा था, डेल्टा Q1 अपॉन Q1 बाई डेल्टा P2 अपॉन P2। अब यहाँ पे समझना क्या है कि अगर ये वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है? साइन। क्योंकि एग्जाम में पता है सीधा बोलता है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स, कि गुड्स के नेचर पे आपको कमेंट करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट है या ये सब्स्टिट्यूट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट हम लोग कैसे कमेंट करते हैं? तो साइन देख के कमेंट करते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज होगा। प्राइस किसी अदर प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है, अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस, सॉरी, अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का भी प्राइस डिक्रीज होगा। तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या होगा? अगेन पॉजिटिव। तो जब भी अगर E12 का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिला तो इट मीन्स कि क्या है? ये नेचर क्या है? तो ये कैसा सब गुड्स है? तो ये सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन अगर E12 का वैल्यू आपको निगेटिव मिला, जैसे E11 के केस में तो ऑलवेज निगेटिव होता था, हम लोग को पता था, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ले लेते थे और तब हम लोग निकाल देते थे कि कितना 1% डिमांड चेंज होने पे कितना परसेंट, एक 1% प्राइस चेंज होने पे कितना परसेंट डिमांड चेंज होता था। तो ये E11 से हम लोग पता करते थे। लेकिन यहाँ पे E12 में ना साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पॉजिटिव आ गया तो सब्स्टिट्यूट, अगर निगेटिव आ गया तो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे? हाँ, कॉम्प्लीमेंट इन केस ऑफ निगेटिव। कॉम्प्लीमेंट कैसे? तो अगर यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट है, तो अगर कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो गया? डिक्रीज हुआ। तो आप यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ पे पॉजिटिव चेंज हो रहा है और डिमांड निगेटिव चेंज हो रहा है, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? निगेटिव। इन द सेम वे
कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है कि अगर प्राइस आप डिक्रीज करोगे तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो प्राइस घट रहा है, प्राइस निगेटिव, डिमांड पॉजिटिव, तो अगेन पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या होगा, निगेटिव। तो ये चीज, दो चीज आप लोग हमेशा याद कर लो कि जब भी अगर E12 का वैल्यू निगेटिव हुआ तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और जब भी अगर E12 का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ये सब्स्टिट्यूट है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यहां तक में कोई डाउट? यहां तक में किसी को कोई डाउट? क्लियर क्लियर, ठीक है। अभी तक आप लोगों का क्लियर है तो ठीक है। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो मुझे डाउट है। अब आप लोग मुझे बताओ। मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, काइंडली रिपीट इट अगेन। किस पॉइंट पे आपको डाउट आया आप बताएं, क्या रिपीट करूं मैं इसमें? देखिए यहाँ पे मैंने बताया E12 ये लिखते कैसे हैं और इसको बोलते कैसे हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टू। मतलब दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज होने पे किसी और प्रोडक्ट के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इसका दो केस बनता है, एक केस होगा कॉम्प्लीमेंट का और दूसरा केस होगा सब्स्टिट्यूट का। इसको लिखते क्या है, तो डेल्टा Q1 अपॉन Q1 बाई डेल्टा P2 अपॉन P2। जब E11 लिखते थे तो यहाँ भी डेल्टा P1 अपॉन P1 होता था, क्योंकि उसमें ओन प्राइस पे देखते थे कि डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। अब मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट होगा, तो सब्स्टिट्यूट कब होगा, तो सब्स्टिट्यूट कब होता है, सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कब होगा, जब अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट, अगर आप सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या होगा, डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होता है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब आपका प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होने पे अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो ये तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। सेम क्या होगा, जब प्राइस डिक्रीज करने पे डिमांड डिक्रीज होगा तो फिर यहाँ पे निगेटिव अपॉन निगेटिव, तो वैल्यू तो हम ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो E12 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा सब्स्टिट्यूट के केस में, और E12 निगेटिव जब होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। सर कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल सही समझाएं, कॉम्प्लीमेंट का सही एग्जाम्पल। अभी तो कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया तो था कि जैसे हम मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं, तो अगर आप कॉर्नफ्लेक्स के साथ आप मिल्क लेते हो, कॉफी एंड शुगर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कुछ भी कुछ भी। तो अगर आप कॉर्नफ्लेक्स का अगर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉर्नफ्लेक्स का डिमांड घटता है, तो कॉर्नफ्लेक्स का डिमांड घटेगा। तो जब डिमांड घटेगा तो इस केस में क्या होगा, कॉफी एंड शुगर आर सब्स्टिट्यूट, नहीं, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट। कॉफी और शुगर कैसे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, किसने बताया कॉफी एंड शुगर आर सब्स्टिट्यूट, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट। तो अगर कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉर्नफ्लेक्स का डिमांड घटेगा, तो कॉर्नफ्लेक्स का अगर डिमांड घटेगा तो कॉर्नफ्लेक्स के साथ जो आप मिल्क ले रहे हैं तो वो मिल्क का भी तो डिमांड घटेगा। तो यही हो रहा है कि जब आप प्राइस कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट का इंक्रीज करते हैं तो डिमांड जो होता है ना ओरिजिनल प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट था और ये आपका कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट था, तभी इसको लिखा जाता है एंड। टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट, कौन बता रहा है, टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट सही है, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट है, सही बोल रहे हो। किसी ने बताया कि टी एंड कॉफी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आपने देखा ना कि प्राइस इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुआ, तो मतलब अगर प्राइस पॉजिटिव चेंज हो रहा है, डिमांड निगेटिव चेंज हो रहा है, तो चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। इसका ठीक अपोजिट कर लो तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर भी ये वैल्यू तो निगेटिव ही आएगी ना। तो इसलिए E12 की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये आपका सब्स्टिट्यूट, और E12 की वैल्यू जब भी निगेटिव होगा तो ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सबका क्लियर हो गया?
कार एंड पेट्रोल, हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, कार एंड पेट्रोल, सही है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से अब डाउट पूछता हूँ। यस सर, क्लियर, ओके। चलिए, एक सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिखा EXY, तो EXY का मतलब क्या हुआ कि जब आप Y के गुड्स का आप प्राइस चेंज कर रहे हो तो X पे क्या डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है, इसी को लिखते हैं E12 चाहे EXY। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ X और यहाँ पे प्राइस ऑफ Y, और यहाँ पे भी आपका क्वांटिटी ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y। अब आप लोग ये बताएं कि यहाँ पे मैंने दो ग्राफ बनाया, एक ऐसे और एक ऐसे, इसमें एक सब्स्टिट्यूट का ग्राफ है और एक कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ है, 1 एंड 2। अब सब्स्टिट्यूट वाला कौन सा है, 1 और 2, और कॉम्प्लीमेंट वाला कौन सा है, 1 और 2। तो आप लोग बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया? नॉट रिप्लाइड मी, कहाँ मैंने सबको रिप्लाई किया है, कहाँ किसका रिप्लाई मैंने नहीं किया है? ब्रीफली सर। आमीन, क्या नहीं रिप्लाई किया है मैंने आपको? चलिए ठीक है आमीन, तब तक आप पहले इसका आंसर बताएं फिर मैं आपको बताता हूँ, आप फिर बताना क्या रिप्लाई नहीं किया है। कौन सा क्वेश्चन आमीन आपने मुझे, शायद आई थिंक मैं मिस कर गया हूँ क्वेश्चन, फिर से आप मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट्री वन, जिन जिन लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट्री वन आ रहा है तो फिर ये आपका सब्स्टिट्यूट होगा 2। सर A इज कॉम्प्लीमेंट एंड B इज सब्स्टिट्यूट। आंचल 1 सब्स्टिट्यूट, सुनील दुबे नहीं, 1 गलत है, 1 सब्स्टिट्यूट नहीं है, 1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री फर्स्ट वन, जिनका जिनका कॉम्प्लीमेंट आया है फर्स्ट वाला वो सही है, फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट है। आप ये देखो ना, फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो रहा है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप, और यहाँ पे क्या है, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप। हाँ, जिसका जिसका भी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है सबका सही है, ये क्या है, अपवर्ड स्लोप। अपवर्ड स्लोप मतलब कि आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है, अगर आप प्राइस को बढ़ा रहे हो तो आपका डिमांड उस प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। तो आपने वाई के प्राइस को बढ़ाया तो आपका एक्स का डिमांड बढ़ा, तो ये कब होता है, ये तो सब्स्टिट्यूट के केस में होता है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब आप वाई के प्राइस को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे प्राइस अभी यहाँ था, प्राइस हमने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे था तो आपका डिमांड कितना था, इतना, और जब यहाँ कर दिया तो आपका डिमांड घट के हो गया इतना। तो यहाँ से Q1 से ये डिमांड घट के Q2 हो गया, तो डिमांड घट गया ना प्राइस बढ़ने पे। तो ये कब होता है, ये कॉम्प्लीमेंट के केस में होता है। सबको समझ आ गया, कॉम्प्लीमेंट वाला और ये सब्स्टिट्यूट वाला? किसी का डाउट रहा, किसी को कोई डाउट? क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए ठीक है, आप सब किसी का क्लियर हो गया। किसका कोई क्वेश्चन था जिसने, हाँ आमीन आप कुछ बोल रहे थे कि मैंने क्वेश्चन पूछा आपने सर नहीं बताया आंसर, तो सॉरी, क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से, मैं देख नहीं पाया, बहुत सारा चैट आ रहा था, तो आप मेरे से बार फिर से पूछ लेना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्लियर हुआ? आंसर माय क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन मैं आपका आंसर करूँ? मीर, आपने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा है, अच्छा ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं देखा क्योंकि बहुत सारा आ गया था। आप लोग पहले ये बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगा तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत होगा?
सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, if cross elasticity of demand for x is 2.5 in terms of price y, is commodity x or substitute or complement of commodity y? बताइए, इसका आंसर बताएं आप लोग सब कोई। Cross elasticity of demand for x is 2.5. No, mic off, please, mic off. Cross elasticity of demand of x is 2.5 in terms of price of y. Is commodity x substitute? Cross elasticity 2.5 positive. अच्छा, कोई पूछ रहा है derived demand एग्जाम एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट विद प्राइस। ओके, आमीन आपका ये क्वेश्चन है। और derived demand and complementary concept, if so please tell us about derived demand, this is my question. Don't worry, I will tell you each and everything, don't worry. मुझे पता है मुझे कब आपको क्या पढ़ाना है। अभी इस चीज में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछो मेरे से। Substitute goods and complementary goods have positive and negative effect with price. Substitute goods and complementary goods with positive and negative effect with price. ये कुछ स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है सब्स्टिट्यूट। तो ये तो मैंने इतनी बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के केस में कि कैसे प्राइस पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अच्छा ठीक है, मैं क्लास के एंड में एक बार इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग ये आंसर दें, ये किसका किसका सही हुआ? 2.5 है सर, इट इज सब्स्टिट्यूट, कॉमोडिटी एक्स इज सब्स्टिट्यूट। जिन जिन लोगों का सब्स्टिट्यूट आया है सबका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है वो 2.5 है, निगेटिव तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव टर्म्स है, और जब पॉजिटिव टर्म्स होगा तो क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूट होगा। जिन जिन लोगों का सब्स्टिट्यूट है सबका करेक्ट है। अब देखिए, अब ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार करके बताएं। Sum this demanded by this for the following demand schedule. Find cross elasticity of demand for good X one when price Y falls. Relationship disconnect for the following demand schedule. Find cross elasticity of प्लीज demand. माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए प्लीज। माइक ऑफ कर ले। वी आर नॉट एबल टू रीड इट। अच्छा, मैं क्वेश्चन रीड कर दूं। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ग्राफ के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे प्राइस ऑफ वाई, कोई कॉमोडिटी वाई है, ठीक है, और ये है पे डिमांड फॉर एक्स, यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स है आपका। ये प्राइस ऑफ वाई है। प्राइस ऑफ वाई जब 8 रुपीज है, जब 7 रुपीज है, जब 6 रुपीज है, जब 5 रुपीज है, जब 4 रुपीज है, जब 3 रुपीज है। तो डिमांड जब एक्स का, जब प्राइस वाई का 8 रुपीज है तो डिमांड एक्स का 40 रुपीज है। जब डिमांड वाई का 7 रुपीज है तो डिमांड एक्स का 56 यूनिट है। जब डिमांड वाई का 6 रुपीज है तो एक्स का डिमांड क्या है? 62 यूनिट है। जब 5 रुपीज हुआ तो डिमांड क्या हो गया? 67 यूनिट हो गया। तो जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे यहाँ पे दिख रहा है कि डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि फॉर द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल, यहाँ पे आपको डिमांड शेड्यूल दे रखा है, प्राइस और डिमांड शेड्यूल। तो फाइंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स। तो गुड एक्स के लिए आपको क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना है। जब प्राइस वाई फॉल करेगा 5 to 4, तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द गुड, और गुड्स के नेचर पे भी बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, मैंने रीड कर दिया एजाज, आपने मेरे से पूछा, मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया। अब आप बताओ आंसर क्या होगा।